तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि सदर जमहूरिया ने उनकी क़यादत में आने वाले वफ़द को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। ये वफ़द रियासत में BC पछले तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के मुतालबे के साथ दिल्ली गया था। वजीर आला का कहना है कि इस मुलाकात को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर रोका। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BC तबकात के हुकूक के लिए मरकज़ में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रियासती हुकूमत की कोशिशों के बावजूद वफ़द को सदर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ये BC तबकात के साथ नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला ने BJP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो समाजी इंसाफ को दबाना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने अवाम से वदा किया कि वो BC तबकात के हुकूक के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने इस मसले पर तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने की अपील की। रियासती सतह पर BC रिजर्वेशन में इजाफा तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राष्ट्रपति गारू माకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి మేము కలిసి చేసే విజ్ఞప్తులు వింటే ఓబీసీలకు విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల్లోనే కాదు స్థానిక సంస్థల్లో 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాల్సిన తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। కాబట్టి అసలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో కలిసి ఒక విజ్ఞాపన పత్రాన్ని ఇచ్చి మా పెండింగ్ బిల్లుల అంశాన్ని తేల్చమని ఏదైతే అడుగుతున్నామో మాకు అపాయింట్మెంటే రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా గారు అడ్డుకున్నారని ఒక నిర్ధారణకు మా మంత్రివర్గ సహచరులు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు వచ్చిండ్రు। అందుకే ఈరోజు 6-7 తారీఖుల్లో ఎప్పుడిచ్చినా మేము మిమ్మల్ని కలుస్తాము। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। ये अर्जी 2016 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस को मनसूख करने के लिए दायर की गई है। इस केस में इल्जाम है कि रेवंत रेड्डी ने इजाज़त के बगैर और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अवामी जलसा मुनक्किद किया था। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर रेवंत रेड्डी समेत कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये मुकदमा इस वक्त अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया था। उन्होंने मुतालबा किया है कि केस को ख़त्म किया जाए क्योंकि इसमें कोई संगीन इल्ज़ामात नहीं है। हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वो इंसाफ फराहम करे और केस को खारिज करे। इस अर्जी पर जल्द ही समाअत होने की तवक्को है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी की दोस्ती भी एक ड्रामा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ रेवंत रेड्डी की जिदोजहद भी महज एक सियासी ड्रामा है। चंद्राबाबू पर पानी चोरी का इल्जाम लगाना भी एक बनावटी हरकत है। रेवंत रेड्डी का मंशूर और तमाम ऐलानात भी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रेवंत रेड्डी की मौजूदगी खुद एक बड़ा ड्रामा है। KTR ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी को KCR का फोबिया हो चुका है, यहाँ तक कि वो ख्वाब में भी KCR का जिक्र करते होंगे। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि इस बारे में रेवंत की बीवी से पूछना चाहिए। KTR का कहना था कि रेवंत रेड्डी की सियासत दिखावा और फरेब पर मबनी है। ఇక్కడ ఆయన చేతులునేమో ఇయ్యడంట కానీ ఢిల్లీకి పోయి రిజర్వేషన్లు సాధిస్తాను పోయిండు అట్లా కూట్ల రాయిది అనేవాడు ఏట్ల రాయిది ఇస్తాను పోయిండంట అయితే ఇళ్ళతోని అమ్మకు అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేస్తారా అంటే ఇంత విచిత్రమైన మనిషి ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే ఆడపోయి మళ్ళీ కేసీఆర్ తిట్టుడు ఢిల్లీకి పోయి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక సమస్య ఏదో ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది ఆయనకు కేసీఆర్ పేరు తీసుకోకుండా ఉపన్యాసం చెప్పాడు ఆయన మీరు చూడుర్రి పాపం కేసీఆర్ గారు ఏమన్నాడు ఆయన 20 నెలలు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటాడు ఆరోగ్యం మీద కొద్దిగా డీలా పడేది మంచిగా చేసుకునే ప్రయత్నంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు ఈయన రోజు అది ఎక్కడైనా సరే ఢిల్లీ అయినా అసెంబ్లీ అయినా యాడ మాట్లాడినా నిద్రలో కూడా కలవరిస్తున్నా నా డౌట్ వాళ్ళ భార్యను అడగాల మరి నిద్రలో కూడా కలవరిస్తున్నా ఏం పేరు కేసీఆర్ పేరు అంటే ఎంత ఫోబియా పట్టుకుందంటే ఎందుకింత భయం నీకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకున్నావు అబద్ధాలు చెప్పినావు 420 అడ్డమైన హామీలు ఇచ్చినావు ప్రజలు నమ్మినరు ఓటేసిరు నీకు అవకాశం ఇచ్చిరు పని చేయి 6 గ్యారంటీలు అన్నావు పని చేయి ఎందుకు ఈ డ్రామాలు నేను అడుగుతా బీసీలను మోసం చేస్తున్నావు రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు డ్రామా చేస్తున్నావు అన్నా అంటే నన్ను తిడతాడు నిన్నాడు నీది డ్రామా నీ పేరే డ్రామా యూరియో ఎవరది డ్రామా నేను అంటున్నా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీతో నీ దోస్తీ ఒక పెద్ద డ్రామా మోడీ గారితో నీ కుస్తీ ఇంకా పెద్ద డ్రామా చంద్రబాబుతో నీ దోపిడి చంద్రబాబు చేస్తున్న జల దోపిడి విషయంలో నువ్వు ఫైటింగ్ చేస్తున్నట్టు చేసుడు అది పెద్ద డ్రామా నీ మేనిఫెస్టో ఒక పెద్ద డ్రామా నీ డిక్లరేషన్ దానికంటే పెద్ద డ్రామా అన్నిటికీ మించి
అసలు నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటావని నమ్మించుడే దానికంటే పెద్ద డ్రామా. అరే రే 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 ఎట్లా నమ్ముతారో నాకైతే అర్థం కాదు. ఈ మనిషిని తెలిసినాక, ఈ మనిషిని చూసినాక ఎట్లా నమ్ముతారో నాకు అర్థం కాదు. ఎప్పటికప్పుడు మాటలు మారుస్తాడు. ఖుల్లా చెప్తున్నాడు ఆయన, నేను మోడీ గారు స్కూల్లో చదివినా, చంద్రబాబు కాలేజీకి పోయినా, ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ కాడ ఉద్యోగం చేస్తున్నా. అంటే రేపు ఇంకెటన్నా మిగతా అని చెప్తున్నట్టే కదా లెక్క. ఎటు ఎటు సందు దొరికితే అటు పోతా. ఒక సిద్ధ बीआरएस की साबिक एमपी मालती कविता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न कभी वजीर आजम बनेंगे, न बीसी तबके को रिजर्वेशन देंगे। उनका कहना था कि दिल्ली में कांग्रेस ने जो धरना दिया वो एक नाकाम मुजाहरा था। खुसूसी ट्रेनों के जरिए कारकुनों को दिल्ली लाने के बावजूद धरने में सिर्फ 2,003,000 अफराद ही नजर आए। कविता ने कहा कि बीसी बिल पर कांग्रेस लीडरों की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ सियासी ड्रामे कर रही है, हकीकत में उन्हें बीसी तबकात से हमदर्दी नहीं। साबिक एमपी ने कहा कि अगर वाकई संजीदा होते तो सदर की जानिब से बिल को मुस्तरद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, लेकिन कांग्रेस कायदीन दोबारा गवर्नर के पास जाकर ड्रामा कर रहे हैं। बीसी तबके को रिजर्वेशन देने के मामले में कांग्रेस हमेशा नाकाम रही है। कविता ने अवाम से अपील की कि वो ऐसे ड्रामों से गुमराह न हों और सच्चाई को पहचानें। అసలు నిన్న ఏదైతే జంతర్ మంతర్ దగ్గర వాళ్ళు ధర్నా పెట్టిండ్రో, మొన్న 2 రోజుల మొత్తం అంటే 2-3 రోజుల క్రితం ఏం చేసిండ్రు, హైదరాబాద్లో ఓ ట్రైన్ జెండా ఊపి మేము ఇక్కడ వచ్చి పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నాము, స్తంభింపజేస్తున్నాం అని చెప్పి ఏదో షో ఆఫ్ చేసి ఏదో డ్రామా చేసి తిప్పి కొడితే 200 మంది 200-300 మంది ఒక ముఖ్యమంత్రి సాక్షాత్ వారు వచ్చి ధర్నా చేస్తే 200-300 మంది కూడా లేకుండా ఏదో తూతూ మంత్రంగా బీసీ నాయకులు అంటే బీసీ బిడ్డలంటే మాకు ప్రేమ ఉంది, రిజర్వేషన్ ఏదో కొట్లాడుతుందని చెప్పేసి ఏదో మీరు హైడ్రామా ఏ చేసిండ్రో ఫస్ట్ అది అట్టరీ ఫ్లాప్. అది ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదు కాబట్టే వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు గవర్నర్ దగ్గర ఏదైతే ముసాయిదా పెట్టిండ్రో అసలు వాస్తవంగా వాళ్ళు ఇంతైనా జ్ఞానం ఉందా? ఇంతకుముందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ మిగతా బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు అందరూ కూడా అసెంబ్లీ తీర్మానం పెట్టిన తర్వాత మీరు రాష్ట్రపతి ఆధీనంలో ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆర్డినెన్స్ తీసుకోవడంలోనే మీ దొంగతనం మీ లంగతనం అక్కడే కనపడతా ఉంది. మీరు ఇప్పుడు గవర్నర్కి ఆర్డినెన్స్ మళ్ళీ పంపించారు కాబట్టే రాష్ట్రపతి ఆధీనం పెండింగ్లో పడ్డది. మీరు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ పార్టీ ఏం చేయాలి? రాష్ట్రపతి దగ్గర వారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవట్లేరు, రాష్ట్రంలో బీసీ బిడ్డలందరూ భగ్గుమంటా ఉన్నారు అని సుప్రీంకోర్టు పోవాల్సింది. మీరు ఎక్కడ పోకుండా ఇక్కడ డ్రామా రేవంత్ రెడ్డి గారు తొడలు తరుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేస్తూ ఉంటారు. అరే అయ్యా, మీ రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యే లేదు, సచ్చే లేదు, మీరు బీసీ బిడ్డలకు రిజర్వేషన్ కూడా ఇచ్చే లేదని నిన్నటి మీ ధర్నాతో స్పష్టంగా కనబడిపోయింది. మీకు నిజంగా బీసీ బిడ్డల మీద ప్రేమ ఉంటే మీ రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ ఉన్న వ్యక్తి ఢిల్లీలో ఉండి నేను ఎందుకు వారు బీసీ ధర్నాకు ఎందుకు రాలేదు? మీ ప్రియాంక గాంధీ ఎందుకు రాలేదు? మీ ఖర్గే గారు ఎందుకు రాలేదు? మీ పార్టీ నుంచి ముఖ్య నాయకులు ఎవరు అంటే మీకు ధర్నా ఇచ్చిన విషయం సరే మీరు ఏదో ఎక్కడ పోయినంటున్నావు అంటే నిన్న మీకు ధర్నా పెట్టే విషయం అంత మాత్రం సమాచారం లేదా? అంటే మీకు బీసీ బిడ్డల మీద ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో నిన్న ధర్నాకి మీ పెద్దలు మీ నాయకులు మీరు దాదాపు 50-60 సార్లు పదవుల కోసము మంత్రుల కోసం మీరు ఢిల్లీ చుట్టూ ఏదైతే చక్రాలు కొడతా ఉందో ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ కోసం మీ నాయకులు నిన్న ధర్నాకు రాలేని విషయం బీసీ బిడ్డల మీద ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో. हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पपलागुड़ा गंडीपेट मंडल रंगारेड्डी में 200 एकड़ सरकारी अराजी को बाड़ लगाने का फैसला किया है। ये इकदाम 250 साल कदीम चट्टानों और 2.5 अरब साल पुराने ग्रेनाइट रॉक्स को तजावुजात से बचाने के लिए किया जा रहा है। माहौलियाती तंजीम सोसाइटी टू सेव रॉक्स की जानिब से उन तारीखी चट्टानों और भगीरथमा झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकायत दर्ज कराई गई थीं। चट्टानों की तारीखी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी सतह पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने इलाके का दौरा करते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने रेवेन्यू हुक्काम के साथ मजहबी अराजी अलाटमेंट पर भी बातचीत की। बाड़ लगाने से गैर कानूनी कब्जों और चट्टानों की तबाही को रोका जा सकेगा। ये चट्टानें न सिर्फ कुदरती विरसा हैं बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन में भी किरदार अदा करती हैं। हुक्काम का कहना है कि अवाम में भी उन चट्टानों के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर किया जाएगा। हुकूमत ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को मिलकर फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के विकाराबाद जिला के पेरंगी हलके में वाक़े तानकाल गुड में गिरजिन वेलफेयर गर्ल्स कॉलेज की तालिबात ने एहतजाज शुरू कर दिया है। तालिबात का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से कॉलेज में मैथ्स
और केमिस्ट्री के लेक्चरर्स मौजूद नहीं हैं। फैकल्टी की कमी पर सवाल करने पर कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें सिर्फ डिजिटल क्लासेस सुनने का मशवरा दिया। तालिबात का कहना है कि जब कोई डाउट आता है तो पूछने के लिए कोई नहीं होता। उन्होंने साफ कहा कि जब तक फैकल्टी तैनात नहीं की जाती वो क्लासेस में शिरकत नहीं करेंगी। तालिबात ने मुतालबा किया कि मुस्तकिल टीचर्स की तकर्रुरी फौरी तौर पर की जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर जिला कलेक्टर आकर इस मसले पर कार्रवाई नहीं करते तो वो एहतजाज जारी रखेंगी। तालिबात ने धमकी दी कि अगर मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो वो हाईवे पर धरना देंगी। तालीम के हक के लिए तालिबात का एहतजाज पुरज़्म अंदाज में जारी है। ये वाक़या कबायली लड़कियों की तालीमी सूरत-ए-हाल पर हुक्काम की लापरवाही को बेनकाब करता है। అక్కడ నాకు టైం వేస్ట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా మేము ఒక 2 days ఆగుతాం సార్, వాళ్ళు వస్తారంటే మా టైం వేస్ట్ అవుతుంది సార్. ఇది సెకండ్ టైం. ఫస్ట్ ఇయర్ టైంలో కూడా అందరు ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యారని అప్పుడు సరిగ్గా ఫ్యాకల్టీ రాలేదు. మేము ఎందుకు ఇంతగానం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి? మాకు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాయి, మాకు రివిజన్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇంకా ఈ క్లాసెస్ అవ్వకపోతే మేము రివిజన్ ఎప్పుడు చేసుకుంటాం? సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతలేదు అసలుకి. మేము ఇంకా వీకెండ్స్లో ఏం రాలేదు, జస్ట్ నామకే వాస్తే అయితే రాయలేము కదా. మేము వీకెండ్స్ అలా స్కోర్ చేయాలి, మేము బై హార్ట్ చేసింది అక్కడ పెట్టాలి. కానీ బట్టి పెట్టయితే పెట్టద్దు కదా. మా సార్ డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టిస్తా అంటున్నారు. అది ఉన్నది ఒకటే బోర్డ్, ప్రొజెక్టర్స్ కూడా సరిగ్గా పనిచేస్తలేవు. ఆ డిజిటల్ బోర్డులో 4 క్లాసెస్ కంబైండ్ అయిపోయింది. మాకేం అర్థమైంది? ఆఫీస్ నుంచి రెస్పాన్స్ రావాలి. హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి రెస్పాన్స్ రావాలి. స్టాప్ చాక్ డౌన్. మాకు త్వరగా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. మాకు త్వరగా జస్టిస్. వి వాంట్ జస్టిస్. వి వాంట్ జస్టిస్. వి వాంట్ ఫ్యాకల్టీ బ్యాక్. వి వాంట్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ బ్యాక్. వి వాంట్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ. మాకు స్టార్ట్ కావాలి. త్వరగా రెస్పాన్స్ రావాలి. త్వరగా రెస్పాన్స్. వి వాంట్ జస్టిస్. వి వాంట్ జస్టిస్. వి వాంట్ జస్టిస్। विशाखापट्टनम के वन टाउन इलाके में गैस सिलेंडर धमाका पेश आया, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा फिशिंग हार्बर के करीब हमालिया बार के पास वाक़ वेल्डिंग और स्क्रैप की दुकान में पेश आया। वेल्डिंग के दौरान अचानक गैस का जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि लाशें शनाख्त के काबिल भी न रहें। जाँ बहक अफराद के जिस्म के आज़ा इधर अलिफादेर बखर गए। हादसा के फौरन बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फौरी इत्तला दी। रेस्क्यू टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुक्काम ने वेल्डिंग की दुकानों में हिफाजती इक़दामात सख्त करने की हिदायत दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर आरामघर पर मोटरसाइकिल स्टंट्स की वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं। वीडियोज़ में नौजवानों का एक ग्रुप खतरनाक स्टंट्स करते हुए देखा जा सकता है। ये स्टंट्स मुबैना तौर पर सोशल मीडिया रील्स के लिए किए जा रहे थे। नौजवानों की यह हरकत न सिर्फ उनकी अपनी जान के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन गई। शहरियों ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रोड सेफ्टी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी देखने में आई है। अवामी मकामात पर इस किस्म की सरगर्मियों से हादसात का खतरा बढ़ जाता है। इंतजामिया से मुतालिबा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को चाहिए कि ऐसे मकामात पर निगरानी में इजाफा करे। सोशल मीडिया शोहरत के लिए जानलेवा हरकत को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। निजामाबाद जिला में महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसी अफवाहों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पोस्ट ऑफिस के सामने सैकड़ों ख्वातीन आधार कार्ड लेकर कतारों में खड़ी हो गईं। अफवाह थी कि जिनके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है उन्हें रकम मुंतकिल की जाएगी। इस खबर के बाद ख्वातीन की बड़ी तादाद पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। भीड़ बढ़ने पर आपस में धक्कम पेल शुरू हो गई। धक्कम पेल के दौरान कुछ ख्वातीन में शदीद झगड़ा और हाथापाई हुई। इस सूरत हाल से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पोस्ट ऑफिस अमले ने सूरत हाल काबू में लाने की कोशिश की, ताहम स्कीम के तहत किसी भी किस्म की रकम की मुंतकली की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो झूठी अफवाहों पर यकीन न करे।
सिंगारेड्डी जिला के गुमिमडौला मंडल के अननिरम गांव में वाक़ गाबुआ फार्मा कोल्ड स्टोरेज में बुध की रात शदीद आग भड़क अलिफाटे आग ने तेजी से फैलते हुए कोल्ड स्टोरेज का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। वाकया की इत्तला मिलते ही 8 फायर टेंडर्स मौके पर रवाना किए गए। फायर फाइटर्स ने 3 घंटों से जायद वक्त तक मुसलसल मेहनत करके आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के करीबी सनती यूनिट्स तक फैलने का खदशा था, जिसे बरवक्त कार्रवाई से रोका गया। खुशकिस्मती से वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से लाखों रुपए मालियत के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आतिशज़दगी की असल वजह का ताहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया, जबकि हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए हैं। विजयवाड़ा के ललित नगर इलाके में शौहर ने पुलिस से शिकायत की कि इसकी बीवी रोजाना जुआ खेलती है। शिकायत पर पुलिस ने खुफिया तौर पर कार्रवाई करते हुए पते खेलने वाले एक गिरोह पर छापा मारा। पुलिस को छापे के दौरान 6 ख्वातीन पते खेलते हुए मिले। ये तमाम ख्वातीन ललित नगर में खुफिया तौर पर जुआ खेल रही थीं। शौहर की शिकायत पर टास्क फोर्स और 4th टाउन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। पुलिस ने तमाम ख्वातीन को हिरासत में ले लिया है। छापे के दौरान पुलिस ने मौका से 22,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की। ये तमाम ख्वातीन मुबैना तौर पर रोजाना इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस थीं। पुलिस इस केस की मजीद तफ्तीश कर रही है। मकामी लोगों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की सिताइश की है। मुल्क के नौजवानों के वोट चोरी किए जा रहे हैं, ये बात अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वोट कौन चरा रहा है। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास 100% सबूत और मुकम्मल डेटा मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि कई इंतखाबी हलकों में वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन को बहाने बनाने बंद करके CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट फराहम करनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों की मुश्तरका मांग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 लोकसभा सीटों की वजह से वजीर आजम बने हैं। इलेक्शन कमीशन हमें डेटा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो जानता है कि हम महादेवापुरा जैसा इंकिशाफ बाकी सीटों पर भी करेंगे। हमारे पास मुजरमाना नौयत के सबूत मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्हें मिटाने में मसरूफ है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन BJP से मिला हुआ है और उनकी मदद कर रहा है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन
45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। अपोजिशन लीडर आतिशी मालिना ने कहा, आइए मैं आपको समझाती हूं कि अपना टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। हर हुकूमत, चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटक हो या गुजरात, मुख्तलिफ जराए से आमदनी हासिल करती है। उन्होंने कहा कि कुछ आमदनी रियासती हुकूमत के अपने टैक्सों से हासिल होती है और कुछ मरकज से आती है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली वाले ईमानदारी, मेहनत और कारोबार के जरिए इनकम टैक्स देते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुल्क में तीसरी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा करने वाली रियासत है। जब आप असल अदाद और शुमार देखते हैं तो जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है वो बेनकाब हो जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना टैक्स रेवेन्यू 2021-22 में 0.19 करोड़ था। ये 2022-23 में बढ़कर 363 करोड़ हो गया और 2023-24 में मजीद इजाफा होकर 681 करोड़ तक पहुंच गया। आतिशी ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की मईशत और अवाम की मेहनत को कमजोर न समझा जाए। उन्होंने मरकज से दिल्ली के साथ इंसाफ का मुतालबा भी किया। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। किसी भी सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो। कुछ जो पैसा दिल्ली सरकार के पास आता है वो दिल्ली सरकार के अपने टैक्सेस से आता है। कुछ पैसा जो आता है वो केंद्र सरकार से आता है। कुछ जो दिल्ली टैक्स पे करती है, दिल्ली के लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पूरे देश में 3rd हाईएस्ट इनकम टैक्स अगर केंद्र सरकार को जाता है तो वो दिल्ली के लोगों से जाता है, उनकी मेहनत से जाता है, उनकी ईमानदारी और बिजनेस से जाता है। तो किसी भी सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ ओन टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार खुद लेकर आती है और कुछ किसी और सोर्सेज से आता है। तो जब आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे तो इस पूरी भ्रम जो आप काफ़ी दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई खुल जाएगी। क्योंकि अगर आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखिए तो दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-22 से, इनफैक्ट पहले से भी, पर हम कोरोना वाले सालों को नहीं मानेंगे, 2021-22 में दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 40,019 करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़ के 47,363 करोड़ हो गया और 2023-24 में 53,681 करोड़ हो गया। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा, एनडीए पार्लिमानी पार्टी के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में एक अहम करारदाद मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि इस करारदाद के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में लीडर ऑफ दी हाउस जेपी नड्डा को इख्तियार दिया गया है। ये इख्तियार उन्हें आने वाले नायब सदर के इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। किरेन रिजिजू के मुताबिक वजीर आजम और जेपी नड्डा उम्मीदवार के नाम को हतमी शक्ल देंगे।
उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में एनडीए मुकम्मल इत्तेहाद के साथ कोई भी फैसला कबूल करेगा। रिजिजू ने दावा किया कि एनडीए में मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी है। उन्होंने कहा कि नायब सदर के उम्मीदवार के लिए मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। एनडीए क़यादत इस बात को यकीनी बनाएगी कि उम्मीदवार तमाम शराइत पर पूरा उतरे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर आजम की क़यादत में कोई भी फैसला इत्तेफाक राय से किया जाएगा। रिजिजू का कहना था कि यह फैसला एनडीए की इज्तिमाई सोच और एतमाद का मजहर है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। ये प्रस्तावना आज पारित किया है। ये मैं सूचना आपको देना था। वो ऑथराइज किया है। अब जैसे निर्णय करेगा फिर उसके बाद 9 तारीख को चुनाव होगा तो हम लोग सब कब तक सर फैसला कर लेंगे सर? नहीं, फैसला आज तो अधिकृत रूप से वही कब तक कर लेंगे? क्या बीजेपी का होगा या क्या कुछ? वो तो हम तो तय नहीं कर सकते। मैं तो आपको सूचना देने के लिए आया है। नाम को लेकर के चर्चा नहीं, चुनाव का पूरा प्रक्रिया के लिए और हमारा उम्मीदवार कौन होगा, सारा जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और साथ में सदन के नेता राज्यसभा में नड्डा जी को अधिकृत किया है, ऑथोराइज किया है कि जैसे वो निर्णय करेंगे पूरा एनडीए सर्वसम्मति से उसको सहमति देंगे और पालन करेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर जीएसटी तरमीमी बिल 2025 पर खिताब करते हुए अपोजिशन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मणिपुर के मसले को बार बार उठाती है, जो उनका हक है, लेकिन जब हुकूमत रियासत के लिए बजट लाती है तो अपोजिशन न सुनने को तैयार होती है, न बहस करने की हिम्मत रखती है। उन्होंने बताया कि हुकूमत हिंद ने मणिपुर के लिए इजाफी 2,898 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसमें से 1,667 करोड़ रुपए सरमायाजाती मद में और 1,231 करोड़ रुपए आमदनी के खर्च में शामिल किए जाएंगे। 523 करोड़ रुपए अंदरून रियासत बेघर अफराद की बहाली पर खर्च होंगे। 542 करोड़ रुपए सिक्योरिटी से मुताल्लिक अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए सीएपीएफ की तैनाती के अखराजात के लिए रखे गए हैं। 633 करोड़ रुपए पुराने महंगे कर्जों की कब्ल अज वक्त अदायगी के लिए दिए जाएंगे, जबकि 700 करोड़ रुपए स्कीम के तहत इजाफी मदद के तौर पर फराहम किए जाएंगे। इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश मैं रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जा रहा है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। ओझला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है। आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूँगा। नहीं, अगर आप ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, क्योंकि माननीय मंत्री जी सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है। मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा। फैन ने फ्लाइट में नारा लगाया, थालीवा फीस पकनम थालीवा।
चेहरा दिखाओ। सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई से सफर कर रहे थे। फ्लाइट में उनके मद्दाहों ने उनकी मौजूदगी महसूस की। एक मद्दा ने जोर से पुकारा, थालीवा। चेहरा दिखाओ। रजनीकांत ने मद्दा की आवाज पर फौरी रद्दे अमल दिया। वो अपनी सीट से खड़े हो गए और मुस्कराए। मद्दाहों की जानिब देखकर हाथ हिलाया। पूरा जहाज खुशी और जोश से गूंज उठा। मुसाफिरों ने इस लम्हे को कैमरे में कैद किया। फ्लाइट का माहौल एक फैन मेला बन गया। रजनीकांत ने एक आम सफर को यादगार लम्हा बना दिया।